बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 27-28 है। इसमें हम जो लास्ट पार्ट है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन का, और इसका नाम जो टी मीव न्यू है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन में, अगर आप लोग देख ले तो इसमें टी मीव न्यू आपको नज़र आएगा। और ये जो टी मीव न्यू है इसको कहते हैं स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर। इसका जो नाम है वो स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर है। ठीक है, तो ये जो टेंसर है इसमें एनर्जी पार्ट भी है, इसमें स्ट्रेस पावर भी है, इसमें मोमेंटम भी है। तो इसी वजह से इसको स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टर्म टेंसर कहते हैं, टी मीव न्यू। टी मीव न्यू को समझने के लिए हमने स्टार्ट लेना है एक बहुत सिंपल चीज़ की तरफ। अगर आपके पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स लीनियर, जो दो पॉइंट्स है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये बिल्कुल मेट्रिक लेवल की जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, डिफिनीशन है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोगों को पता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसको कुछ इस तरह ले लीजिएगा कि ये स्फीयर, ये तो टू डायमेंशन में सर्कल लग रहा है, लेकिन आप लोग कंसिडर कर ले फुटबॉल। फुटबॉल है, आपके पास एक बॉल है, ठीक है, फुटबॉल। और इसके जो ये स्फेरिकल शेप है इसकी। अब अगर इस फुटबॉल के भी दो पॉइंट्स हम ले ले, एक पॉइंट ये ले ले और एक पॉइंट ये ले ले, तो इनके दरमियान भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो होगा। अगर आप ज़रा विजुलाइज कर दें एक फुटबॉल को, और फुटबॉल में दो पॉइंट्स कंसिडर कर ले क्लोजली, दो पॉइंट्स ए एंड बी, तो इसका जो जो डिस्टेंस है वो इस तरह स्ट्रेट नहीं होगा। आप विजुलाइजेशन की कोशिश करें। ये कुछ इसके जो दो पॉइंट्स है, इस दो पॉइंट्स के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये नहीं होगा। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि फुटबॉल जो स्फेरिकल शेप है वो थोड़ा सा यू इस डायरेक्शन में आएगा। या अगर आप लोग मैं इसको इस तरह शो कर लूँ कि ये जो दो पॉइंट्स है वो यहाँ से होके इस तरह, अगर आप थोड़ी सी विजुलाइजेशन की कोशिश करें तो ये जो दो पॉइंट्स है इसमें थोड़ा सा ये स्फेरिकल इस तरह शेप आ जाएगा और आपको इस तरह नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भी डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे। ये क्वेश्चन है नहीं। अब अगर स्फेरिकल इस तरह कोई शेप है या कर्व्ड शेप है, तो इसके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ए एंड बी, जो ये डिस्टेंस है, इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, इसको एक और नाम कहते हैं, और वो नाम है जियोडेसिक। ये जियोडेसिक आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन a curved surface or a spherical shape is called geodesic। तो यहाँ पे मैंने definition लिखा हुआ है। If we have a sphere, then the shortest distance between two points on the surface of a sphere is called geodesic। तो फिर इसको geodesic का नाम, डिस्प्लेसमेंट की जगह geodesic आ जाएगा। स्फेरिकल कोई शेप है या कर्व्ड शेप है तो इसको फिर हम स्ट्रेट नहीं खींच सकते, तो इसी वजह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यहाँ पे जो होंगे वो जियोडेसिक कहलाएंगे। अच्छा, ऑन द अर्थ इक्वेटर, जो इक्वेटर ऑफ द अर्थ है ये भी एक जियोडेसिक है। ठीक है, अच्छा, अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट डिफाइन अ टेंजेंट वेक्टर।
टेंजेंट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं। ये एक टेंजेंट वेक्टर है, ठीक है। डी एक्स म्यू डिवाइडेड बाई डी टाउ, ये एक टेंजेंट वेक्टर है जो यहाँ से एक टेंजेंट स्फेरिकल शेप से हम ड्रा कर सकते हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम ले लें तो ये एक वेक्टर हम इसको कह सकते हैं। तो ये एक टेंजेंट अगर इस तरह लिख ले, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक मिनिमम डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो हम बाई मैथमेटिकली हम ले सकते हैं डी एक्स म्यू डिवाइडेड बाई डी टाउ, तो ये एक टेंजेंट वेक्टर है। अच्छा, द डेरिवेटिव ऑफ दिस टेंजेंट वेक्टर, अगर इसकी डेरिवेटिव हम ले लें, डेरिवेटिव ऑफ कोवेरिएंट ऑफ दिस हम ले लें, तो कोवेरिएंट ऑफ दिस ये मैंने लिखा है कुछ इस तरह। अब ये कहाँ से आ गया? कोई ये एक वेक्टर है और इसकी कोवेरिएंट हम ले लें डेल्टा, तो आप लोगों ने बैक जाना पड़ेगा। इक्वेशन 7-8 है या कोई इक्वेशन है, इसमें ये जो कोवेरिएंट हमने डिफाइन किया था वो अगर इधर एक वेक्टर है डेल्टा एन वी, तो इधर भी एक वी आ जाएगा, इधर भी एक वी आ जाएगा। तो ये आपके पास डेल्टा एन वी एम which is equal to partial Vm divided by partial Yn plus gamma Vn, कुछ इस तरह एक इक्वेशन आपको पिछले स्लाइड्स पे जो पिछले लेक्चर थे इसको आपको मिलेंगे। तो ये जो चीज़ है यहाँ से ये जो वेक्टर की कोवेरिएंट फॉर्म अगर हम ले लें, तो ये एक वेक्टर हम कंसिडर कर ले डी एक्स म्यू डिवाइडेड बाई डी टाउ। तो बिल्कुल ये इसी तरीके से पार्शल डिवाइडेड बाई पार्शल वाई है, तो इधर पार्शल डिवाइडेड बाई पार्शल टी मैंने लिख दिया। इसको थोड़ा सा अगर मैं कोशिश कर लूँ तो शायद आपको फिर इसको अगर मैं इस तरह लिख दूँ कि ये एक वेक्टर वी एम है, ठीक है। डेल्टा कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ वी एम विच इज़ इक्वल टू, तो इधर ये वेक्टर इधर आ जाएगा वी एम और ये वेक्टर इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब अगर इसको कंपेयर कर ले, कोवेरिएंट अगर अप्लाई कर ले, मतलब डेल्टा अप्लाई कर ले इधर, तो आफ्टर applying the covariant to this वेक्टर, जिस तरह ये v वेक्टर है इसी तरह ये भी एक वेक्टर है, और पार्शल डिवाइडेड बाय पार्शल टाउ है, इधर y है तो इधर पार्शल डिवाइडेड बाय पार्शल टाउ है, प्रॉपर टाइम है। और ये जो वेक्टर है फिर गैमा आ गया, फिर पार्शल एक्स म्यू डिवाइड डी म्यू डिवाइडेड बाय डी टाउ। तो ये वही हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन ये पार्शल अगर आप लोग लिख दें तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं होगा। इसको अगर पार्शल ये लिखते हैं तो पार्शल भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर से हम पार्शल की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये इस फॉर्म में अब इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि कोवेरिएंट डेरिवेटिव अगर हम ले लें किसी वेक्टर की तो वो ज़ीरो हो जाती है। पिछले लेक्चर में ये बात हो गई थी, तो इसको दोबारा मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि इसकी जो डेरिवेटिव है अगर ये कांस्टेंट है तो आपके पास इसकी डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ये ज़ीरो है मतलब ये कांस्टेंट टेंजेंट जो हम ले रहे हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मतलब ये है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे ये इसके डेरिवेटिव है वो ज़ीरो हो जाएगी। फिर पार्शल पार्शल है तो पार्शल स्क्वायर बन जाएगा, पार्शल टाउ स्क्वायर बन जाएगा, प्लस गेमा पार्शल म्यू एक्स डिवाइडेड बाई पार्शल टी। और इसको अगर
ये जो इक्वलिटी है, ये टर्म अगर इस तरफ आ जाए तो ये माइनस टर्म आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो टर्म है पार्शल स्क्वायर एक्स म्यू डिवाइडेड बाई पार्शल टाउ स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस गेमा पार्शल एक्स म्यू डिवाइडेड बाई पार्शल टाउ। अब ये जो चीज़ है ये असल में है क्या चीज़? मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होना चाहिए और होगा भी आप लोगों को पता कि इस तरह अगर हम डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी की अगर हम बात करते हैं तो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी दिस इज इक्वल टू वी। लेकिन अगर इसकी दोबारा हम डेरिवेटिव ले लेते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स डी टी स्क्वायर, तो ये आप लोगों को पता है कि ये एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, तो इसको अगर आप देख के कंपेयर कर ले, इसको कंपेयर, ये 4 वेक्टर्स में है, मतलब डी एक्स म्यू है 4 वेक्टर्स में, तो ये 4 वेक्टर्स में आपके पास एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू माइनस गेमा और डी एक्स म्यू डिवाइडेड बाई डी टाउ के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है असल में दिस इज नथिंग बट दिस इज एन एक्सेलरेशन। अच्छा, अब अगर हम देखा जाए तो नाउ न्यूटन्स लॉ सेज दैट अगर हमारे पास न्यूटन लॉ है तो F इज इक्वल टू एम ए एंड ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि हाई ग्रेविटी नहीं है, लो ग्रेविटी है, तो लो ग्रेविटी पे याद रखिएगा कि लो ग्रेविटी पे आपके पास जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो आइंस्टाइन मैकेनिक्स, आइंस्टाइन न्यूटोनियन ग्रेविटी जो है वो इक्वल हो जाती है आइंस्टाइन ग्रेविटी की। ठीक है, तो ये बात याद रखनी चाहिए आप लोगों को कि वेरी स्मॉल स्पीड एंड वेरी small gravity, the Einstein gravity becomes equal to न्यूटोनियन ग्रेविटी। तो उधर भी एक्सेलरेशन आप लोगों ने इक्वेशन, पिछले जो इक्वेशन है इसमें एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर था, अगर मैं दोबारा लिख दूँ वहाँ पे जो हमने एक्सेलरेशन लिखा था, वो जो एक्सेलरेशन दोबारा अगर मैं इधर लिख दूँ, एक्सेलरेशन था पार्शल स्क्वायर एक्स म्यू डिवाइडेड बाय डी टाउ स्क्वायर, और वो बराबर था गेमा टर्म के, और साथ वो वेक्टर भी साथ है। ठीक है, तो ये असल में क्या चीज़ है, ये असल में ये इसको हमने कहा था कि दिस इज़ एन एक्सेलरेशन, ये एक एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन तो f डिवाइडेड बाय m के भी बराबर है, एक्सेलरेशन तो गेमा के भी बराबर है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये जो क्रेस्टोपल सिंबल है गेमा, दिस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फोर्स, और ये किस केस में, ये लो ग्रेविटी में। जब ग्रेविटी मतलब हम ब्लैक होल की बात नहीं कर रहे, हम एक लो ग्रेविटी की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो फोर्स है वो क्रिस्टोफल सिंबल की बराबर हो जाती है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे जो क्रिस्टोफल सिंबल है, जो पहले भी आप लोगों को एक क्वेज भी इसमें हो गया था, गेमा विच इज़ इक्वल टू हाफ जी ए डी, ये मेट्रिक टेंसर है, और मेट्रिक टेंसर की डेरिवेटिव होती है पार्शल जी डी सी डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स बी प्लस पार्शल जी ए बी डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स सी प्लस पार्शल जी बी सी डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स डी। ज़रूरी नहीं है, ये जो डिपेंड करता है कि आप ये जो ए डी और ये ले रहे हैं, या एक्स या म्यू न्यू ले सकते हैं, कोई 4 टर्म आप लोग ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई यहाँ मैंने ए डी सी और बी यूज़ किया, आप लोग और टर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
और ये जो क्रिस्टोफर सिंबल है आप लोगों को पता है कि ये डिपेंडेंट है जियोडेस सॉरी मैट्रिक टेंसर के एंड डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिक टेंसर, ठीक है, जो आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, नाउ कंसिडर द सिचुएशन ऑफ लो ग्रेविटी, वही जो मैंने आपको बता दिया कि अब यहाँ पे लो ग्रेविटी का हम बात करें, स्लो मोशन की बात कर ले, लो ग्रेविटी की अगर हम बात कर ले, देन दी जनरल रिलेटिविटी रिड्यूसेस टू न्यूटोनियन ग्रेविटी। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो न्यूटोनियन ग्रेविटी के इक्वल हो जाती है, ठीक है। किस केस में? लो ग्रेविटी में और लो स्लो मोशन में, ठीक है। इन दिस केस मतलब अगर स्लो मोशन है, लो ग्रेविटी है, तो इसमें ये जो जी ए डी है ये 1 के बराबर हो जाती है। एंड द टाइम टर्म, दिस इज इम्पॉर्टेंट, द टाइम टर्म हमारे पास 0 0 है। पार्शल जी 0 0 डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स विल रिमेन इन स्लो स्पीड, ये रह जाता है। बाकी जो टर्म्स है वो ज़ीरो हो जाती है। इन अ लो ग्रेविटी वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो इसका तो मतलब ये है कि ये जो क्रेस्ट सिंबल, ये जो क्रिस्टोफल सिंबल हमने डिफाइन किया था, दिस क्रिस्टोफल सिंबल विच इज इक्वल टू 1/2 पार्शल जी 0 0 डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ। मतलब हमने, अगर आप लोगों को याद है, हमने जी, ये जो क्रिस्टोफल सिंबल है, क्रिस्टोफल सिंबल, ये अगर आप लोगों को याद है, हमने अप्रॉक्सीमेटली ये किया था कि ये जो गेमा एफ बराबर है, ये गेमा एफ हमने इस तरह कहा था पिछले स्लाइड पे, अगर आप देख लें, दिस क्रिस्टोफल सिंबल दिस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द न्यूटोनियन फोर्स, ये इसके बराबर है। अब अ, हमने ये रिड्यूस कर दिया, ये जो क्रिस्टोफल सिंबल है फॉर स्लो मोशन एंड लो ग्रेविटी, ये इसके बराबर हो गया। तो इसका तो मतलब ये एफ के भी बराबर है, मतलब गेमा, ये जो क्रिस्टोफल सिंबल है ये एफ के बराबर है, तो क्रिस्टोफल सिंबल इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब ये तीनों बराबर है, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। बट इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में फोर्स हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, सॉरी, पोटेंशियल डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, मतलब पोटेंशियल changes with position, this is called actually a force, और ये एक फोर्स होता है। ये असल में ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल अगर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर हम पोटेंशियल कंसिडर कर ले, फॉर एग्जांपल mgh अगर ये है, तो फिर फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। इधर अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल द पोटेंशियल एनर्जी एट सम हाइट एक्स विल बी, पोटेंशियल एनर्जी हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, फाई विच इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स, माइनस सिर्फ ये शो करता है कि दिस पोटेंशियल इज अपोजिट टू दिस, तो इसका कोई और मीनिंग नहीं है। इट शोज दैट दिस पोटेंशियल, the direction of this is opposite to this displacement, ठीक है। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इनके डायरेक्शंस क्या है, पोटेंशियल इसकी और इसकी। अच्छा, अब वही f अगर हम ले लें, f इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी एक्स कर दें, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन अगर हम कर लें, तो डिफ्रेंसिएशन इसका अगर मैं इधर ही इस तरह लिख लूँ,
मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो f है बाय डिफिनीशन ये हमने लिखा है कि माइनस डी फाई डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो माइनस डी डिवाइडेड बाय डी एक्स और फाई हमारे पास है, इसको प्लस भी ले सकते हैं, खैर है अगर डायरेक्शंस अपोजिट नहीं है सेम है। तो ये यहाँ पे एम जी एक्स, तो यहाँ से एम जी आपके पास कांस्टेंट विद नेगेटिव साइन और डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि f ये जो आपके पास आ रहा है f विच इज इक्वल टू माइनस एम जी एच, मतलब ऑन द सरफेस नियर टू द सरफेस अब आती है। अब आप लोगों को पता है कि ये इसके बराबर है। नाउ अगेन कंसिडर, मतलब ये चीज़ तो हम कंसिडर कर चुके हैं, गेमा इज इक्वल टू ये इसके बराबर है, और ये टर्म जो है ये फोर्स के बराबर है, और ये फोर्स के जो टर्म है माइनस पार्शल पाई डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स के बराबर है। तो ये तो सारे चीज़ें ये हमने प्रूव कर दिया। ये सबसे पहले हमने प्रूव कर दिया कि गेमा इज इक्वल टू एफ के बराबर है। फिर हमने स्लो मोशन, लो स्पीड, गेमा जो इसके जो इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है, इसमें हमने पुट कर दिया, तो ये इसके बराबर हो गया। फिर हमने ये भी कहा कि फोर्स न्यूटोनियन मैकेनिज्म में इसके बराबर है। तो ये सारी चीज़ें जो है गेमा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एफ एंड एफ इज इक्वल टू दिस, ये इक्वल है। अगर ये सारे इक्वल है तो इसका तो मतलब ये है कि ये जो दो चीज़ें हैं ये भी आपस में इक्वल है। ठीक है, ये टर्म और ये ये भी आपस में इक्वल है। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1/2 पार्शल जी ज़ीरो ज़ीरो पार्शल डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स विच इज इक्वल टू माइनस पार्शल फाई डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स। यहाँ से पार्शल जी ज़ीरो ज़ीरो डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स विच इज इक्वल टू -2 पार्शल फाई डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स, 2 इधर आ जाएगा। और इसकी अगर आप लोग इंटीग्रेशन ले लें, इसकी इंटीग्रेशन कर ले, इसकी इंटीग्रेशन कर ले विद डी एक्स, और इसकी भी इंटीग्रेशन कर ले डी एक्स, तो आपके पास यहाँ से जी ज़ीरो ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस सम कांस्टेंट, आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये जी ज़ीरो ज़ीरो जो मेट्रिक टेंसर है, टाइम पार्ट है, ये आपके पास 2 प्लस कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। अच्छा, ये याद रखना है आप लोगों ने। आगे चलते हैं, और ये हमें पता है कि f इज इक्वल टू माइनस पार्शल फाई डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स, ये तो हमने डिफाइन कर दिया, ये 1 डायमेंशन में है। लेकिन इसको अगर 3 डायमेंशन में हमने लिखना है तो ये डेल्टा फाई आ जाएगा, इन 3 डायमेंशन डेल्टा फाई हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं। वी आल्सो नो, हमें ये भी पता है कि अगर यहाँ पे ये अर्थ है और यहाँ पे एक यूनिट मैस है, कोई भी यूनिट मैस है, यूनिट मैस मीन्स m इज इक्वल टू 1 है, स्मॉल m, इसके जो मैस है वो m है। तो बाय डिफिनीशन न्यूटोनियन ग्रेविटी जो हमारे पास जो इक्वेशन है वो f इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज, ये सेंटर और ये डिस्टेंस है, यूनिट मैस है। अब अगर यूनिट मैस हम कंसिडर कर ले तो यूनिट मैस का मतलब यही है कि m इज इक्वल टू 1 है, तो m इज इक्वल टू 1 हो गया, तो f इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, f इज इक्वल टू जी माइनस जी एम m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। the total force around the sphere will be, total force अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो
टोटल फोर्स अराउंड द स्फीयर, यहाँ पे डी ए इंटीग्रेशन ले लें, यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लें, तो ये एफ डॉट डी ए विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी ए। स्फीयर अगर इसको मैस ऑफ द अर्थ को अगर स्फीयर कंसिडर कर लें तो स्फीयर की जो एरिया है वो आप लोगों को पता है, वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो जी एम आर स्क्वायर और मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो ये असल में ये इस तरह हो जाएगा डी ए, मतलब ये चीज़ें बाहर निकल जाएंगे और ये डी ए इस तरह आ जाएगा। तो ये जो पूरा सरफेस का जो एरिया है ये असल में बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। जो अर्थ के अगर ले ले या और स्फीयर ले ले ये 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये आर आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस जी एम 4 फाई। तो फाइनल जो आपके पास इक्वेशन बन जाता है असल में ये है एफ डॉट डी ए, ये हमारे पास बराबर है माइनस जी एम 4 पाई। अच्छा, अब इसको आगे साल अगर हमने करना है तो हमने डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करना है। डाइवर्जेंस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है, मुझे यकीन है कि आप लोग पढ़ चुके हैं डाइवर्जेंस थ्योरम के एरिया अंडर द कर्व, जितना भी एरिया हम ले लेते हैं वो इसके जो वॉल्यूम है डाइवर्जेंस ऑफ द इसके जो वॉल्यूम डाइवर्जेंस है इसके बराबर होती है। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो ईएमटी में आप लोग देखेंगे इस तरह। तो एफ डॉट डी ए अगर ले ले तो ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी इसके बराबर होती है। ठीक है, फर्दर अगर आप लोग देखें तो रो जो मैस डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस इज इक्वल टू रो डी वी इंटीग्रेशन अगर हम कर लें तो इसके बराबर होती है एम। तो यहाँ से अगर हम मैस इसके बराबर है तो फर्दर इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर ले तो फिर क्या होगा आगे वो देखेंगे। इक्वेशन ए में इसको हम अगर पुट कर ले, वो जो पिछला जो इक्वेशन जो हम जो डाइवर्जेंस थ्योरम था, डाइवर्जेंस थ्योरम में अगर हम इसको पुट कर लें तो हमारे पास ये माइनस 4 पाई जी एम विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी इसके बराबर है। और m जो है m की वैल्यू आपके पास माइनस 4 पाई जी इसके बराबर है। कन्फ्यूजन मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए क्योंकि एफ डॉट डी ए अगर इधर मैं दोबारा इसको लिख दूं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक चीज़ तो हमने कैलकुलेट कर दिया था अगर आप लोगों को याद हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं और इसकी वैल्यू जो हम निकाल चुके थे वो था माइनस जी एम कैपिटल एम एंड 4 और पाई, ये वैल्यू ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमने डाइवर्जेंस थ्योरम लिख दिया। डाइवर्जेंस थ्योरम हमने इसलिए यूज़ किया कि यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले। डाइवर्जेंस थ्योरम आपको ये बता देता है कि ये डाइवर्जेंस थ्योरम है, ये सरफेस है, ये टोटल वॉल्यूम है और ये बराबर है डाइवर्जेंस ऑफ एफ फोर्स एंड डी वी। तो ये फार्मूला मतलब ये इक्वेशन ए है जो मैं अभी ये बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन ए है। इक्वेशन ए में हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू है माइनस जी एम 4 पाई जो इधर हमने पुट कर दी। ठीक है,
और इसकी अपनी जगह पे आ रहा है। ये भी हमने डिफाइन कर दिया कि m जो है हम रो डी वी ले सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो असल में इसको इसलिए ले सकते हैं कि रो जो है ये असल में बराबर है रो, ये बराबर है डी एम डिवाइडेड बाय डी वी। तो अगर डी एम ये किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर होगा रो डी वी। इसके अगर हम टोटल डिराइवेटिव ले लें, इंटीग्रेशन ले लें, तो इसका मतलब है टोटल m जो है ये हमारे पास बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। ठीक है, तो ये असल में इस तरह हम इसको ले लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो m है, इस m की वैल्यू हमने पुट की वो रो डी वी है जो टोटल, और ये एज इट इज़ हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये जो डी वी है ये इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डी वी और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ ये बराबर है -4π0। ये इधर से आपको ये डाइवर्जेंस ऑफ फोर्स आपको मिल गया -4πg। तो ये एक हमारे पास एक डाइवर्जेंस ऑफ फोर्स आ गया। अब रिपीट करते हैं, ये जो हम चीज़ें हमने निकाल ली है ये इसको दोबारा रिपीट करते हैं। रिपीट ये है कि हमारे पास एक्चुअली वी स्टार्टेड फ्रॉम, हम यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स से हमने स्टार्ट कर दिया। डाइवर्जेंस ऑफ एफ ये हमने शो कर दिया कि ये इसके बराबर है, एंड डेल स्क्वायर फाई विच इज इक्वल टू 4πg रो के बराबर है। मतलब अगर आप इधर देख ले डेल फाई माइनस एफ के बराबर है। ठीक है, ये इधर से अगर आप देख ले तो ये डेल फाई माइनस एफ के बराबर है। इसके अगर मैं डाइवर्जेंस ले लूँ, डाइवर्जेंस ऑफ दिस मतलब डेल डॉट ले लूँ, इधर भी डेल डॉट ले लूँ, तो ये डेल स्क्वायर फाई हो जाएगा। और ये डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ है जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो ये है। तो इसमें पुटिंग अगर कर लेंगे ये 4π एफ जी रो, तो ये 4πg रो, तो असल में डेल स्क्वायर फाई ये बराबर है 4πg रो। ये हम मतलब इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये भी शो कर दिया था, अगर आपको याद हो, वी आल्सो showed already that g00 which is equal to 2 प्लस कांस्टेंट, ये हम शो कर चुके हैं। अब अगर कांस्टेंट को इग्नोर कर दें, ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालना, तो 5 विच इज़ इक्वल टू हाफ g00 बन जाएगा। ठीक है, तो इधर से अगर मैं डेल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लूँ तो इधर भी डेल स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल स्क्वायर फाई विच इज़ इक्वल टू डेल स्क्वायर 1/2 g00। और ये जो चीज़ है ये अपने पिछले स्लाइड पे अगर आप देख लें, ये पिछले स्लाइड पे हम कैलकुलेट कर चुके थे कि ये बराबर है 4πg। तो असल में आप हमारे पास अगर ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लें तो डेल स्क्वायर g00 विच इज़ इक्वल टू 8πg। ये इक्वेशन हमारे पास ये जो प्रीवियस कैलकुलेशंस और इन चीज़ों से हमें मिल गया। दिस इक्वेशन इज़ नॉट अ टेंसर इक्वेशन। अगर आप इस इक्वेशन को देख लें, ये एक टेंसर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, एंड फॉर जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी वी नीड अ टेंसर, क्योंकि इस रो को अगर आप देख ले, रो इज़ नॉट अ टेंसर। ठीक है, ये मीट्रिक टेंसर है, लेकिन इस साइड पे अगर टेंसर है तो इस साइड पे भी टेंसर होना चाहिए, तो तब ही ये इक्वेशन वैलिड होगा, वरना इसमें मसले मसाइल होंगे।
तो इसको अगर हमने लेना है तो इस साइड भी टेंसर होगा, इस साइड भी टेंसर होगा। तो जनरलाइजेशन फॉर जनरलाइज, इसको जनरलाइज करने के लिए को लिख सकते हैं, इसको जनरलाइज करने के लिए इफ वी राइट एंड सिमिलर टू दिस इक्वेशन, अगर हम बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमने कैलकुलेट कर दिया उस इक्वेशन की तरफ अगर मैं जी म्यू न्यू इस तरह लिख दूँ, G00 की जो जो हमने लिखा है उधर जो हमने कैलकुलेट कर दिया, और 85G रो की जगह मैं टी म्यू न्यू लिख दूँ, तो असल में यहाँ पे जो रो, उधर जो हमने रो कैलकुलेट कर दिया था, रो टेंसर नहीं था। लेकिन अगर आप लोग बैक चले जाए और मोमेंटम को 4 वेक्टर में देख ले, तो मोमेंटम को 4 वेक्टर में इसमें एनर्जी पार्ट भी आ जाता है, इसमें मोमेंटम पार्ट भी आ जाता है। 4 वेक्टर में अगर आप जाके जो टाइम पार्ट है, टाइम पार्ट आपके पास एनर्जी आ जाता है, और जो दूसरे पार्ट से वो मोमेंटम आ जाता है। तो एनर्जी और मोमेंटम ये दोनों चीज़ें एक ही इक्वेशन में 4 वेक्टर में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे रो की जगह, रो असल में मास पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो रो की जगह हमने टी मीव न्यू लिख दिया, और ये भी असल में क्या चीज़ है, ये स्ट्रेस है, एनर्जी है, और मोमेंटम भी है। स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर है। रो की जगह हमने इसको ले लिया, क्योंकि रो जो है आपके पास ये टेंसर नहीं है, तो इसी वजह से टेंसर को बनाने के लिए फिर हमने रो की जगह टी म्यू न्यू लिख दिया, और इसकी बिहेवियर सेम है, स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर है। ठीक है, इफ यू रिप्लेस डेंसिटी विद अ टेंसर, दिस डेंसिटी को अगर हम टी म्यू न्यू से रिप्लेस कर दे तो फिर ये हमारे पास ये इस तरीके से ये हो सकता है। ठीक है, तो वही जो पिछला इक्वेशन है हम इसको सिमिलर इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो टी म्यू न्यू है, ये जो टेंसर है, टी म्यू न्यू जो टेंसर है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसके पार्ट्स है, मतलब T00, T01, T02, T03 जो म्यू न्यू की वैल्यू है। सिमिलर T10, T11, T12, T13, T20, T21, T22, T23, फिर T31, T3, इधर ज़ीरो होना चाहिए, ये गलती है, ये T30, T31, T32 एंड T33। यहाँ पे जो T00 है, ये टाइम कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस मोमेंटम टेंसर है। ठीक है, ये टाइम पार्ट है। T01, T02, T03 ये एनर्जी फ्लो ऑफ द टेंसर है, जो एनर्जी आपको बता देता है। ठीक है, T10, T20, T30 ये मोमेंटम डेंसिटी, ये मोमेंटम डेंसिटी है, और बाकी ये जो टर्म्स है, मोमेंटम फ्लक्स, स्ट्रेस, प्रेशर, पार्ट ऑफ द टेंसर, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। ये टी म्यू न्यू इतना सिंपल नहीं है, तो इसी वजह से इसमें ये सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, नाउ ये जो हमने, ये जो जी म्यू न्यू हमने लिखा था, वी रिप्लेस द डेंसिटी टर्म ऑन टी म्यू न्यू, देन जी म्यू न्यू की जगह अगर हम आर म्यू न्यू लिख दें, जो कर्वेचर है 85G टी म्यू न्यू, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, ये जो प्रॉब्लम है ये एनर्जी कंजर्वेशन की प्रॉब्लम है। मतलब ये है कि इफ वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ टी म्यू न्यू और पार्शल टी म्यू न्यू, तो ये ज़ीरो के बराबर है। मतलब इसकी डेरिवेटिव अगर हम ले लें तो ये ज़ीरो एनर्जी टेंसर है, तो एनर्जी टेंसर कांस्टेंट है, तो ये ज़ीरो के बराबर है। लेकिन अगर आप
आर म्यू न्यू, ये जो कर्वेचर है इसके अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो ये इसकी डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं है। मतलब इसकी डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं है, इसकी डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाती है, तो इसका मतलब है ये तो बैलेंस नहीं हुआ ये इक्वेशन। मतलब कोई एनर्जी, इधर कोई एनर्जी कंजर्वेशन का मसला है। मतलब अगर ये पार्ट डेरिवेटिव इसकी ज़ीरो है तो इसकी भी ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन इसकी ज़ीरो नहीं है, इसकी ज़ीरो है, तो इस इक्वेशन में मसला है। इसको हम कैसे सॉल्व करें इस इक्वेशन को? ठीक है, जो आप लोग देख रहे हैं एफ वी टेक द डेरिवेटिव आर म्यू न्यू, इसकी डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो नहीं है। इट मीन्स दैट इक्वेशन बी इज़ नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है, इसमें कोई मसला है। तो इसको किस तरह हम ठीक कर सकते हैं? ठीक है, तो हमने बैक जाना है। ये हमने लिख दिया कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ टी म्यू न्यू ये ज़ीरो है, एंड कोवेरिएंट ऑफ आर म्यू न्यू विल बी, और इसकी कोवेरिएंट अगर आप लोग देख लें तो इसकी कोवेरिएंट डेरिवेटिव हाफ डेल्टा जी म्यू न्यू आर होती है। ठीक है, तो इसकी डेरिवेटिव ये होती है। अब मतलब ये वेल नोन चीज़ है, कोवेरिएंट आर म्यू न्यू ये इसके बराबर होती है। मतलब कर्वेचर स्केलर और डेल्टा और जी म्यू न्यू ये इसके बराबर होती है। तो इसी वजह से इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इस पार्ट को अगर हम इस तरफ ले आए तो ये डेल्टा आर म्यू न्यू माइनस हाफ जी म्यू न्यू आर विच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम ये कर सकते हैं कि covariant derivative of t mu nu is equal to 0 and covariant derivative of this term which is equal to 0। तो इसका तो मतलब ये है कि t mu nu ये इस टर्म के बराबर है। मतलब अब ठीक है, मतलब टी म्यू न्यू की डेरिवेटिव ज़ीरो है और इस टर्म की डेरिवेटिव भी ज़ीरो है। तो अब राइट हैंड साइड इसका मतलब है दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू टी म्यू न्यू। तो अब ठीक है, मतलब ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म के अगर हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले लें तो ये ज़ीरो हो जाती है, और टी म्यू न्यू की कोवेरिएंट डेरिवेटिव भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है, अब ये बात ठीक है कि इसको अगर इक्वल कर दे टी म्यू न्यू की, तो तब हमारे पास ये वैलिड एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन में कोई मसला नहीं आ रहा। अच्छा, से मसला आ गया था, लेकिन इसको अगर आप लोग देख ले तो ये वाला टर्म विच इज़ इक्वल टू टी म्यू अब ठीक है। C4 इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 डायमेंशन पर्पसेस के लिए, सिर्फ डायमेंशन बनाने के लिए। तो 8 5 g डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर टी म्यू न्यू। तो अब ये जो टर्म है ये इसके बराबर है, लेकिन सिंपल आर म्यू न्यू इज़ नॉट इक्वल टू दिस। अब ये टर्म इसमें ऐड अप हो गया, तो इसी वजह से अब ये इक्वेशन करेक्ट है, एज डेल्टा जी म्यू न्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास ज़ीरो है। ये जो टर्म है जो हमने लिख दिया था कि ये पूरा टर्म जो है ये जी म्यू न्यू है, आर म्यू न्यू माइनस हाफ जी म्यू न्यू आर। अब ये जो टर्म हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है डेल्टा, और ये बहुत स्मॉल टर्म है। कभी कभी हाई कॉस्मोलॉजिकल चीज़ों में ये मतलब इस इक्वेशन में आ जाता है, लेकिन अक्सर औकात ये जो है ये टर्म बहुत स्मॉल होती है, तो इस टर्म को फिनोमिनोलॉजिकली इसी इक्वेशन में ऐड किया जाता है। बाकी आपके पास दिस विच इज़ इक्वल टू दिस, जो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है, जो आर म्यू न्यू माइनस हाफ जी म्यू न्यू आर हमें पता है कि ये कर्वेचर स्केलर है, और ये पूरे पार्ट जो है ये जी म्यू न्यू है।
तो इस इक्वेशन को इस तरीके पे लिख सकते हैं कि जी म्यू न्यू विच इज इक्वल टू 8 फाई डिवाइडेड बाय सी की 4 टी म्यू न्यू। तो ये जो इक्वेशन आपके पास आ जाता है, दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन। हमने सब चीज़ों को जान लिया। इसको हमने पहचाना है कि ये क्या चीज़ है, जी म्यू न्यू क्या चीज़ है, आर क्या चीज़ है, इसमें क्रिस्टोफर सिंबल है वो क्या चीज़ है। ये हमने समझने की कोशिश किया कि ये टी म्यू न्यू जो है ये क्या चीज़ है। ये एनर्जी मोमेंटम टेंसर है, एनर्जी स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर। और ये असल में डेंसिटी से ही आ जाता है। आपके पास सिंपल डेंसिटी, तो सिंपल डेंसिटी को हमने रिप्लेस कर दिया एक टेंसर से, जिसमें सारे चीज़ें सारे इंफॉर्मेशन जो मैस की है जो एनर्जी की है वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब ये जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है, इस साइड पे अगर आपको देख रहे हैं ये जो है ये कर्वेचर है, ये साइड आपको कर्वेचर देता है क्योंकि जी म्यू न्यू मेट्रिक टेंसर है जो कर्वेचर से रिलेटेड है। आर म्यू न्यू ये भी कर्वेचर से रिलेटेड है जो रीची टेंसर है। तो द लेफ्ट साइड आपको बताता है कि यहाँ पे कर्वेचर है। राइट साइड पे आपको देख रहे टी म्यू न्यू जो डायरेक्टली रिलेटेड है डेंसिटी से, मेस पर यूनिट वॉल्यूम जो हमने कैलकुलेट कर दिया था। तो एनर्जी मोमेंटम टेंसर। अब इस इक्वेशन से क्या हम अखज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे आपके पास जिधर भी आपके पास मैस है तो मैस के साथ एक एनर्जी होगी, इसके साथ मोमेंटम होगा। तो जहाँ पे मैस होगा आ, इसमें जो आपके पास स्पेस टाइम है, स्पेस टाइम में आपके पास कर्वेचर ही बनेगा। जहाँ पे कर्वेचर है उधर आपको मैस नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन जो आखिरकार हमने डिराइव करके एक एक पार्ट आपको दिखा दिया कि ये जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है कुछ इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे ब्लैक होल की तरफ हम जाएंगे। ब्लैक होल में 2-3 लेक्चर शायद इस पे लेंगे और फिर ये कोर्स आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा।